इस दुनिया का शायद सबसे बड़ा भ्रम ये है कि सफलता ना अकेले हासिल की जाती है। मतलब किसी भी मशहूर बिजनेस मैगजीन का कवर देख लीजिए, वहां हमेशा एक अकेला इंसान मुस्कुराता हुआ नजर आता है। हाँ, और साथ में एक बड़ा सा टाइटल छपा होता है, द सेल्फ मेड बिलियनियर। बिल्कुल। और ये धारणा इतनी गहरी हो चुकी है ना कि हम ये मानने लगे हैं कि महानता सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, जहां इंसान अपने ही दम पर बिल्कुल शून्य से शिखर तक पहुंचता है। सही बात है। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे स्रोत पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इस सेल्फ मेड वाले मिथक को ना पूरी तरह से खारिज करता है। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास एक बेहद दिलचस्प निमंत्रण पत्र है। ये सिद्धि इकोसिस्टम नाम की एक विशेष व्हाट्सएप कम्युनिटी का विजन डॉक्यूमेंट है। सिद्धि इकोसिस्टम। हाँ, और हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी तरह से मुफ्त ज्ञान और सहयोग के दम पर इंसान की जो छिपी हुई शक्तियां हैं उन्हें जगाने का दावा कर रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रही थी कि आज के दौर में जहां हर चीज कमर्शियल हो गई है, बिल्कुल हर चीज बिकाऊ है। हाँ, और जहां सफलता का मतलब ही दूसरों को पीछे छोड़ना है, वहां कोई ये कह रहा है कि असली विकास न प्रतियोगिता से नहीं बल्कि सहयोग से होता है। ये काफी हैरान करने वाला है। देखिए, ये दावा सिर्फ एक कम्युनिटी बनाने तक सीमित नहीं है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये मानव मनोविज्ञान और विकास के एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत को चुनौती देता है। वो कैसे? मतलब जब हम सेल्फ मेड सफलता की बात करते हैं तो हम अक्सर उस अदृश्य ढांचे को भूल जाते हैं जिसने उस इंसान को वहां तक पहुंचाया। कोई भी सफलता ना एक वैक्यूम में नहीं मिलती। हाँ, किसी ने तो मदद की ही होती है। बिल्कुल, किसी ने उसे पहला मौका दिया होता है, किसी ने उसे ज्ञान दिया होता है, या कम से कम उसे एक ऐसा समाज मिला होता है जहां उसके हुनर की कदर हो। तो सिद्धि इकोसिस्टम का ये जो निमंत्रण पत्र है ना, ये इसी बुनियादी सच्चाई को केंद्र में रखता है कि कोई भी इंसान अकेले पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता। उसे एक सही वातावरण की जरूरत होती है। एकदम सही। उसे अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही सही और सपोर्टिव वातावरण की आवश्यकता होती है। वातावरण वाली बात पर ना मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। अगर हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस के नजरिए से देखें तो ये एक न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क की तरह? हाँ, मतलब एक न्यूरल नेटवर्क में एक अकेला नोड या कह लें एक अकेली चिप, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, वो अपने आप में कुछ खास नहीं कर सकती। सही कहा। लेकिन जब वही नोड हजारों अन्य नोड्स के साथ एक सही नेटवर्क या वातावरण में जुड़ता है ना, तो वो जटिल से जटिल जानकारी को प्रोसेस कर लेता है और एक अविश्वसनीय आउटपुट देता है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या इंसान का दिमाग और उसका विकास भी इसी तरह से काम करता है? ये न्यूरल नेटवर्क वाली तुलना बहुत ही सटीक है। मतलब जीव विज्ञान और न्यूरोसाइंस भी तो हमें यही बताते हैं कि इंसानी दिमाग मूल रूप से कनेक्शन या जुड़ाव के लिए ही डिजाइन किया गया है। जब हम एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग लगातार एक थ्रेट स्टेट या कह लीजिए खतरे की स्थिति में रहता है। हाँ, हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। बिल्कुल, हम दूसरों को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं, और इस अवस्था में इंसान का सारा ध्यान सिर्फ खुद को बचाने और आगे निकलने पर होता है, जो ना उसकी रचनात्मक ऊर्जा को पूरी तरह सोख लेता है। ओह, तो मतलब क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत के अनुसार सिद्धि इकोसिस्टम का विजन एक ऐसा वातावरण बनाना है जो प्रतियोगिता को पूरी तरह से हटा दे। जब सहयोग की भावना हावी होती है तो दिमाग उस थ्रेट स्टेट से बाहर आ जाता है। और रिलैक्स हो जाता है। हाँ, और तब जाकर वो सामूहिक बुद्धिमत्ता या जिसे हम कलेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका हिस्सा बनता है। ठीक आपके उस न्यूरल नेटवर्क वाले उदाहरण की तरह। ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बदलाव है, और ये ना हमें स्वाभाविक रूप से इस सवाल की ओर ले जाता है कि इस तरह के सहयोगी वातावरण का निर्माण असल में करता कौन है। महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत में इस कम्युनिटी के अंदर दो बहुत ही स्पष्ट किरदारों का जिक्र किया गया है। पहले हैं सीकर्स और दूसरे हैं फैसिलिटेटर्स। सीकर्स और फैसिलिटेटर्स। हाँ, तो सीकर्स वो लोग हैं जो अपने जीवन में कोई गहरा बदलाव लाना चाहते हैं, जो अभी शायद किसी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, और जिन्हें सही मार्गदर्शन की सख्त जरूरत है। अगर आपके एनालॉजी से जोड़ूं
तो सीकर्स उस नेटवर्क के वो नए नोड्स हैं जो अभी सिस्टम से जुड़कर ऊर्जा और डेटा ग्रहण करना चाहते हैं। एकदम सही। और दूसरी तरफ है फैसिलिटेटर्स। स्रोत के मुताबिक ये वो लोग हैं जो जीवन में पहले से ही सफल हैं, जिनके पास गहरा ज्ञान है, जीवन का तजुर्बा है, और वे दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ मुझे ना थोड़ा रुकना होगा और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछना होगा। मतलब सीकर्स का फायदा तो मुझे एकदम साफ दिखाई देता है कि उन्हें मदद चाहिए। हाँ, उनका उद्देश्य तो स्पष्ट है। लेकिन जो लोग पहले से ही सफल हैं, जिनका समय शायद लाखों में बिकता है, जिन पर अपने काम का भारी दबाव है, वे अजनबियों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना कीमती समय और अनुभव बिना किसी स्वार्थ के क्यों देंगे? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है। मतलब आधुनिक दुनिया में जहाँ टाइम इज मनी का मंत्र चलता है, वहाँ ये विचार थोड़ा ख्याली पुलाव नहीं लगता? हम कैसे मान लें कि सफल लोग बस यूं ही अपना समय दान कर देंगे? देखिए, ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर लेन देन को ना पैसे या भौतिक लाभ के तराजू पे तौला जाता है। और बिल्कुल हर चीज का एक प्राइस टैग होता है। हाँ, लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान की गहराई में जाएं, खासकर मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स या एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांतों को देखें, तो इसका एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण मिलता है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक कारण है इसका। हाँ, एरिक्सन ने जीवन के एक खास पड़ाव को जेनरेटिविटी बनाम स्टैग्नेशन कहा है। इसका क्या मतलब होता है आसान भाषा में? इसका मतलब है कि जब कोई इंसान अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर लेता है, पैसा कमा लेता है, रुतबा हासिल कर लेता है, तो ना उसके बाद एक ऐसा बिंदु आता है जहां भौतिक सफलता अपना आकर्षण खो देती है। मतलब और पैसा उन्हें खुशी नहीं देता, नहीं करता। तब इंसान के भीतर एक गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत पैदा होती है, कुछ ऐसा पीछे छोड़ने की जो उसके जाने के बाद भी रहे। इसे लीगेसी या विरासत बनाना कहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, और स्रोत की वो शानदार पंक्ति ना इसी सिद्धांत को दर्शाती है कि असली ग्रोथ सिर्फ खुद के बढ़ने में नहीं बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने में है। असली ग्रोथ दूसरों को आगे बढ़ाने में है। जी, एक फैसिलिटेटर के लिए अपना ज्ञान बांटना कोई त्याग या बलिदान नहीं है। ये असल में उनके अपने विकास का अगला चरण है। वे दूसरों की मदद करके उस आंतरिक खालीपन को भर रहे हैं जो अक्सर चरम सफलता के बाद पैदा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैसिलिटेटर्स असल में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे उस समय को अपने खुद के अर्थ और आत्मसंतुष्टि की तलाश में निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक स्तर पर आकर ज्ञान देना और दूसरों को सफल होते देखना इंसान के दिमाग को एक अलग तरह का डोपामाइन या खुशी देता है, जो पैसे कमाने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है? 100%। ये डोपामाइन का वो स्तर है जो लेन देन से नहीं बल्कि इंसानियत के गहरे जुड़ाव से आता है। जब कोई फैसिलिटेटर किसी सीकर की जिंदगी बदलते हुए देखता है ना, तो उसे जो संतुष्टि मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और यहीं से इस इकोसिस्टम का सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत जन्म लेता है, जिस पर हमारा अगला ध्यान जाना चाहिए। हाँ, और वो सिद्धांत है मुफ्त आदान प्रदान का। जी बिल्कुल, मुफ्त। स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिसके पास है वो दे, और जो लेना चाहता है उसे संपूर्ण, अमूल्य और फ्री मिले। ये कम्युनिटी सीकर्स और फैसिलिटेटर्स दोनों के लिए 100% मुफ्त है। हाँ, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखकर ना मेरे दिमाग में सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी की दुनिया का ओपन सोर्स मूवमेंट आता है। ओपन सोर्स मूवमेंट, ये तुलना कैसे काम करती है, इसे थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, दशकों पहले जब सॉफ्टवेयर बनने शुरू हुए तो बड़ी कंपनियों ने उन पर ताला लगा दिया। उन्होंने कोड को गुप्त रखा और उसे ऊंचे दामों पर बेचा। हाँ, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते थे। बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ डेवलपर्स ने सोचा कि क्या होगा अगर हम कोड को पूरी दुनिया के लिए मुफ्त कर दें। ऐसे लिनक्स और अपाचे जैसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स का जन्म हुआ। लिनक्स तो आज भी बहुत पॉपुलर है। हाँ, दुनिया भर के बेहतरीन कोडर्स ने बिना 1 रुपया लिए रातों रात भर जागकर इनमें अपना योगदान दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक बेहतरीन चीज बनाने का जुनून था। आज दुनिया का ज्यादातर इंटरनेट और सुपर कंप्यूटर्स उसी मुफ्त ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। अरे वाह! वहां किसी का कोई व्यावसायिक स्वार्थ नहीं है। अब फिर भी वो दुनिया का सबसे मजबूत सिस्टम है। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या ये सिद्धि इकोसिस्टम मानव क्षमता को अनलॉक करने का एक ओपन सोर्स मॉडल है?
मैं कहूँगा कि ये एक बेहद शानदार और गहरी तुलना है। जिस तरह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति ला दी, ये इकोसिस्टम इंसानी चेतना और विकास के लिए वही करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, जब हम ज्ञान, मेंटरशिप या अनुभव पर कोई कीमत लगा देते हैं ना, तो हम अनजाने में उसकी प्रकृति को बदल देते हैं। वो एक प्रोडक्ट या उत्पाद बन जाता है। हाँ, और दो लोगों के बीच का रिश्ता बस ग्राहक और दुकानदार का हो जाता है। बिल्कुल। और जहां ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता होता है, वहां हमेशा एक संदेह होता है कि कहीं मुझे ठगा तो नहीं जा रहा। एक ट्रांजैक्शनल एंग्जाइटी हमेशा बनी रहती है। ये ट्रांजैक्शनल एंग्जाइटी वाला पॉइंट बहुत सही है। हम हमेशा सोचते हैं कि सामने वाले का क्या फायदा है इसमें। एकदम सही बात। जब ज्ञान को पूरी तरह से मुफ्त कर दिया जाता है ना, तो वो ट्रांजैक्शनल एंग्जाइटी तुरंत खत्म हो जाती है। तब फैसिलिटेटर जो भी कह रहा है, सीकर उसे पूरी ईमानदारी और खुले दिल से ग्रहण करता है। क्योंकि उसे पता है कि सामने वाले का कोई छिपा हुआ आर्थिक स्वार्थ नहीं है। जी, ज्ञान से कीमत हटाते ही वो सचमुच अमूल्य हो जाता है। ये सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक भेदभाव की दीवारों को एक झटके में गिरा देता है। बिल्कुल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के बैंक खाते में कितना पैसा है। यहाँ प्रवेश की एकमात्र शर्त बस सीखने की सच्ची ललक है। ये ज्ञान का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण है। ये सच में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो हमारे पास एक ऐसा वातावरण है जहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, जहाँ फैसिलिटेटर्स अपनी आंतरिक संतुष्टि के लिए ज्ञान बांट रहे हैं और जहाँ सब कुछ एक ओपन सोर्स मॉडल की तरह मुफ्त है। जी। लेकिन अब इस पूरी चर्चा का सबसे अहम और शायद सबसे जटिल सवाल सामने आता है। वो क्या? जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, तो इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? स्रोत इस बिंदु पर बहुत गहराई में जाता है और गॉड की शक्तियों यानी द्वादश शक्तियों के जागरण की बात करता है। द्वादश शक्तियां। हाँ, तब कोई भी आम इंसान जब ये सुनेगा ना, तो उसे लगेगा कि ये किसी जादू टोने या रहस्यमय दुनिया की बात हो रही है। मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप और ईश्वर की 12 शक्तियों का जागरण। इन दोनों बातों के बीच का वैज्ञानिक या तार्किक संबंध क्या है? देखिए, ये पूरे निमंत्रण पत्र का सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला हिस्सा हो सकता है। जब ईश्वरीय शक्तियों या द्वादश शक्तियों का जिक्र होता है, तो अक्सर लोग चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं, जैसे हवा में उड़ना या भविष्य देख लेना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है सुनकर। लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान और मानव चेतना के संदर्भ में डिकोड करें ना, तो ये जागरण असल में उन आंतरिक क्षमताओं को सक्रिय करने की प्रक्रिया है जो हर इंसान के भीतर मौजूद हैं, लेकिन आधुनिक जीवन के तनाव में कहीं दब गई हैं। तो क्या ऐसा है कि आज की इस गला काट प्रतिस्पर्धा और तनाव भरी जिंदगी में हमारा दिमाग हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहता है? बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब हम हमेशा ईएमआई भरने, नौकरी बचाने और दूसरों से आगे निकलने की चिंता में रहते हैं। इस सर्वाइवल मोड में हमारा दिमाग सिर्फ बुनियादी चीजों पर फोकस करता है। हाँ, वो लंबी सोच नहीं रख पाता। तो ये जो इकोसिस्टम है, क्या ये एक इंसान को सर्वाइवल मोड से निकालकर एक ग्रोथ मोड में ले जाता है, जहां ये 12 शक्तियां काम करना शुरू करती हैं? आपने बिल्कुल सही मैकेनिज्म को पकड़ा है। न्यूरोबायोलॉजी में ये स्पष्ट रूप से देखा गया है कि जब इंसान तनाव में होता है, तो उसका दिमाग कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्टिसोल? जी, जो उसके गहरे सोचने और लंबी अवधि की योजना बनाने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को धीमा कर देता है। लेकिन जब इंसान एक ऐसे सुरक्षित और सहयोगी वातावरण में प्रवेश करता है जहां कोई उसे जज नहीं कर रहा, जहां उसे निस्वार्थ समर्थन मिल रहा है, तो दिमाग का वो सर्वाइवल मोड बंद हो जाता है। लेकिन एक सेकंड, ये काम एक डिजिटल माध्यम जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे कर सकता है? देता है निरंतरता या कंसिस्टेंसी। अच्छा, निरंतरता। जी, जब इंसान एक भौतिक क्लासरूम या सेमिनार में जाता है, तो वो मोटिवेशन सिर्फ कुछ घंटों के लिए होता है। घर वापस आते ही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। हाँ, ये तो हम सबके साथ होता है। लेकिन एक डिजिटल कम्युनिटी हर वक्त आपके साथ होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब छोटे छोटे डिजिटल संवाद होते हैं, कोई प्रेरणादायक विचार आ गया, किसी सीखर के सवाल पर किसी फैसिलिटेटर का धैर्यपूर्वक दिया गया जवाब दिख गया, तो ये दिमाग को लगातार सकारात्मक संकेत देता है। ओह, यानी वो डिजिटल इकोसिस्टम इंसान के लिए एक डिजिटल अभयारण्य या सेफ स्पेस बन जाता है? बिल्कुल। और लगातार महीनों तक ऐसे गैर निर्णयात्मक और सहयोगी माहौल में रहने से ना, दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रिगर होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग का खुद को दोबारा वायर करना। जब दीवारें गिरती हैं,
तब वे द्वादश शक्तियां, जिन्हें स्रोत में जागृत करने की बात कही गई है, जैसे असीम धैर्य, अटूट एकाग्रता, विपरीत परिस्थितियों में भी मन की अकल्पनीय शांति और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता, ये सब सतह पर आ जाती हैं। अरे वाह! ये कोई जादुई शक्तियां नहीं हैं। ये इंसान के ग्रोथ मोड की सबसे उच्चतम अवस्थाएं हैं। एक पावरफुल सिस्टम और सही लोगों का साथ इन्हीं क्षमताओं को अनलॉक करने की चाबी है। ये पूरी प्रक्रिया कितनी तार्किक और स्पष्ट है, ये देखकर सचमुच हैरानी होती है। जिसे हम शुरुआत में एक आध्यात्मिक या रहस्यमयी दावा मान रहे थे ना, वो असल में मानव मनोविज्ञान, न्यूरोप्लास्टिसिटी और एक सही ओपन सोर्स वातावरण का एक बहुत ही व्यवहारिक परिणाम है। जी बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोएं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हाँ, और वो तस्वीर ये है कि सिद्धि इकोसिस्टम का ये विजन केवल एक मैसेजिंग ग्रुप के बारे में नहीं है। ये समाज में मौजूद उस प्रतिस्पर्धा बनाम सहयोग की बहस का ना एक जीता जागता उत्तर है। ये सीकर्स और फैसिलिटेटर्स के बीच एक ऐसा सेतु है जहां लेन देन पैसे का नहीं बल्कि चेतना के विकास का होता है। और सबसे बड़ी बात ये इस बात का प्रमाण है कि जब ज्ञान से उसकी कीमत हटा ली जाती है और उसे एक सही, सुरक्षित और निरंतर सहयोग देने वाले वातावरण में बोया जाता है, तो इंसान के भीतर छिपी हुई वो द्वादश शक्तियां या उच्चतम क्षमताएं स्वाभाविक रूप से जागृत होने लगती हैं। बिल्कुल सही। कोई भी इंसान अकेले पूरी तरह से नहीं खिल सकता, उसे उस नेटवर्क, उस इकोसिस्टम की जरूरत होती ही है। और यही कारण है कि ये विचार किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए अत्यंत प्रासंगिक है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं सीकर्स हैं जिन्हें रास्ता चाहिए, और किसी न किसी क्षेत्र में हम फैसिलिटेटर्स हैं जिनके पास दुनिया को देने के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। हाँ, ये तो है। शोध के अंत में जो एक सीधा सा आह्वान है कि आइए जुड़कर दुनिया बदलें, वो इसी सामूहिक शक्ति की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। कोई भी इंसान अकेले पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन सही लोगों का एक छोटा सा समूह पूरे समाज की दिशा जरूर बदल सकता है। एकदम सही बात है। और इसी विचार के साथ मैं आज की इस चर्चा को ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। जी बताइए। आज के दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सवाल का जवाब दे सकता है, जब दुनिया का सारा ज्ञान और सारी किताबें इंटरनेट पर बस एक क्लिक की दूरी पर मौजूद हैं, तो शायद भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं होगी कि क्या सीखना है या जानकारी कहाँ से लानी है। तो फिर असली चुनौती क्या होगी? असली चुनौती ये होगी कि किसके साथ सीखना है। बहुत खूब। अगर सिद्धि इकोसिस्टम जैसा एक डिजिटल कम्युनिटी मॉडल इंसान की छिपी हुई शक्तियों को जगाने की क्षमता रखता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले भविष्य में शिक्षा और व्यक्तिगत विकास का असली मतलब बड़ी बड़ी डिग्रियां जमा करना या किसी महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना नहीं रह जाएगा? सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में सफलता का एकमात्र पैमाना ये होगा कि आपने अपने लिए सही इकोसिस्टम खोजा है या नहीं, जहां जानकारी नहीं बल्कि वातावरण और लोग आपको आकार देंगे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गंभीरता से मंथन करने की आवश्यकता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।